तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए, जितने भी छात्र 14 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, बिहार बोर्ड से मैथमेटिक्स का गणित का। आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही रामबान होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, 50% ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में किया गया है दोस्तों, जिसमें आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना रहेगा। 30 आपको लघु उत्तरीय रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 15 का जवाब देना रहेगा। 8 रहेंगे दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 का जवाब देना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ों की जानकारी आप लोग को यहाँ पे पैटर्न के बारे में था। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आया हूँ जो वायरल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, सारे आप सभी के एग्जाम्स में सीधे परीक्षा में देखने वाले हैं, चाहे फर्स्ट पाली में हो या फिर आप लोग का सेकेंड पाली में, दोनों छात्रों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सारे प्रेस कर देना, ताकि अगले पार्ट लेकर आएंगे हर एक सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित का 14 फरवरी को फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली दोनों छात्रों के लिए। वीडियो को अंत तक सभी देखने का, वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। आप सभी के सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है सारे। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक एक प्रश्न मैंने आप लोग को बताया, फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही वीवीआई है और ये सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में दोनों पाली छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए कहा गया कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, ऊपर में बार है, इसका मतलब रेकरिंग है, इसको बार भी बोलते हैं। इसका परिमेय संख्या में लघुत्तम रूप क्या होगा? ठीक है, लघुत्तम रूप है ना, लघुत्तम रूप मतलब सबसे छोटा रूप, जिसमें आपको यहाँ पे कोई भी ओवेनिष्ट गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऊपर पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग हटाने के लिए हमको परिमेय संख्या, इसका मतलब p/q के रूप में लिखना होगा। तो रेकरिंग हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बट्टा में हम लोग 9 लिखते हैं। अगर 2 रेकरिंग रहेगा दो संख्या पे तो 2 9 लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है लघुत्तम रूप, तो 3/9 का लघुत्तम रूप क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, तो 3 एकान 3 और 3 तिया 9, तो 1/3 जो आया ये आपका क्या हो गया, इसका लघुत्तम रूप हो गया। क्या हो गया? लघुत्तम रूप ये हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जो है एक का करेक्ट हो जाएगा, 1/3। समझ में आ रही है ना बात? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया 2 नंबर में 3+2√3 जो है वो कौन सी संख्या है? देखिए दोस्तों, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है आप लोग का यहाँ पे अपरिमेय संख्या। हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों पाली छात्रों के लिए। ठीक है, अगर परिमेय संख्या पूछा जाए तो वो p/q के रूप में होगा, और अपरिमेय संख्या के अगर पूछा जाए तो वो रूट अंडर में होगा। ठीक है, जिसका हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या हो गया 1/3 और ये हो जाएगा आपका रूट अंडर में 3। ठीक है, या फिर रूट अंडर में 1/3। अब यहाँ पे पूछा गया 3+2 रूट अंडर 3। 3 तो आपका परिमेय संख्या है, 2√3, देखिए 2 भी आपका परिमेय संख्या, लेकिन रूट अंडर 3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर किसी भी अपरिमेय संख्या में, देखो अगर किसी भी, समझ लो ट्रिक और इसका कॉन्सेप्ट, किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर हम लोग परिमेय संख्या जोड़ते हैं, परिमेय जोड़ते हैं, तो वो हमेशा क्या होगा बताओ? हमेशा अपरिमेय होगा। समझ रही बात? तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या में अगर हम लोग कोई भी परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि 3+2√3 में 3 परिमेय है, लेकिन रूट अंडर 3 अपरिमेय हो जाएगा। तो ये सारे संख्याएँ दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 का बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के प्रश्न 2 से 3 मार्क्स पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम्स में। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं। कहा गया कि बहुपद x² + 5x - 6 का जो घात है, डिग्री पूछा गया है। ठीक है, तो डिग्री एक होता है दोस्तों जिसको हम लोग घात बोलते हैं। घात अगर पूछा जाए तो इसका मतलब हम लोगों से पूछा जाए अधिकतम घात। क्या बताया? अधिकतम वाला मान बताना है, अधिकतम वाला पावर। ठीक है, अधिकतम वाला पावर। अब बताओ दोस्तों, यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में x² + 5x - 6, तो x का सबसे मैक्सिमम घात क्या है? x का महत्तम घात, x का महत्तम घात कितना है बताओ? 2 है। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में है 2। क्या है? डी में 2। तो देखो बहुपद x² + 5x - 6 का जो घात होगा, ये जो है हाईएस्ट वाला, यही होगा क्या? घात होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टार लगा लो, एग्जाम्स में हर एक साल पूछे जाते रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में कहा गया है आपका कि द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन सा है? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, इसका व्यापक रूप देखो, मानक रूप कभी कभी आप लोग को
इसका व्यापक रूप भी दे दिया जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग इंग्लिश में यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो। इक्वेशन पूछा गया है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का मतलब हुआ कि x का जो मान होगा, x का मान वो हमेशा कितना होगा, 2 होगा मैक्सिमम, ठीक है। क्या होगा, महत्तम होगा, घात 2। तो अब देख लेते हैं। और इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। समझ में आई ना बात। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहाँ a का मान जो है हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये इसका मान जो है a का मान ये 0 नहीं होनी चाहिए। समझ में आई ना बात। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। जहाँ पे a का मान नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो 4 का से उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। अब ये बोलोगे सर कि इसमें भी तो दिया है ax² प्लस bx प्लस, ये आपका हो गया बहुपद। ये क्या हो गया आपका, बहुपद। और समीकरण का मतलब इसमें इक्वेशन लगाना बराबर 0 होना ही चाहिए। और द्विघात बहुपद का मानक रूप पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा बहुपद का, क्या हो जाएगा, ये बहुपद का मानक रूप। समझ में आ रही है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी के साथ चलना है। समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5th नंबर। कहा गया कि एपी का nवां पद जब पहला पद ए है तो सार्वअंतर डी कितना होगा, यही पूछा गया है। तो nवां पद अगर nवां पद है, किसी एपी का nवां पद मतलब पूछा गया है nवां पद, देखो ये तो सिंपल फार्मूला हो गया दोस्तों। पहला पद यहाँ पे पूछा, पहला पद दिया गया है ए, सार्वअंतर दिया गया है मतलब कॉमन डिफरेंस दिया गया है कितना, डी दिया गया है। और पदों की संख्या भी दे दिया गया है। पदों की संख्या कितना है, n है। तो सूत्र से हम लोग जानते हैं, सूत्र से क्या होता है बताओ, Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। देख लेते हैं किस ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगी, a प्लस n-1 इंटू डी। ये लगता है पहला ही ऑप्शन में है, a प्लस n-1 इंटू डी, यही करेक्ट हो जाएगी। 5 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 6 नंबर। कहा गया है कि देखो सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं या फिर असमरूप होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सभी वृत्तों की संख्या पूछा गया है। सभी वृत्त जो होते हैं देख लेते हैं भाई, वृत्त कैसा होता है, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ये आपका वृत्त हो गया, इसी को ना वृत्त बोलता है। तो सारे वृत्त दोस्तों देखिए, सभी जो वृत्त, ये एक हो गया, ये 2 3 4, ये टोटल वृत्तों में बताओ सारे एक जैसे लगते हैं कि नहीं, बताओ। मैंने आप लोग को इस तरह ड्राइंग के माध्यम से बताया, लेकिन जब परकाल पेन से बनाओगे तो सारे वृत्त क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है। क्या होगा, एक समान, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सिमिलर। क्या बोलते हैं, सिमिलर। और इसी को हम लोग ज्योमेट्री की भाषा में बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप। समान रूप के होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, समरूप होते हैं सभी वृत्त एक दूसरे के। और बताओ एक चीज़ और बताता हूँ, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये समबाहु आपका त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि सारे हूबहू 60 डिग्री, इसका भी मान 60 डिग्री, सभी कोणों का मान, और सभी भुज आपस में बराबर होते हैं, तो ये समरूप कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा, सिमिलर। समरूप। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि बिंदु माइनस क्या है, बिंदु पी है, इसमें -4,5, इसका मतलब ये x, y से हम लोग कंपेयर करेंगे -4 और 5 को, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका y। इसको हम लोग बोलते हैं भुज, और इसको क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है। तो भुज पूछा गया है, तो भुज बताओ क्या है, -4 है, मतलब x का मान। अगर कोटि पूछा जाता, कितना होता है, 5, तो इसका मतलब ये होता कोटि, लेकिन पूछा गया है भुज, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, -4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है आपका 8 नंबर में, 8 नंबर में कहा गया है कि 1 प्लस, देखो क्या कहा गया, 1 प्लस 10² ए, अब बट्टा में है 1 प्लस cot² ए, ठीक है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं दोस्तों इसके बारे में, एक होता है sec² ए और एक होता है cosec² ए, ठीक है। क्योंकि देखो sec² क्या होता है, इसका फार्मूला sec² थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा को रखने देंगे और ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर थीटा या फिर सेक स्क्वायर ए, क्योंकि थीटा के जगह पे यहाँ पे ए है। अब कॉस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं सेक बटा कोसेक क्या होता है बताओ। इसको अगर थोड़ा सा हल करोगे आप लोग तो देखो, इसको अगर हल करोगे तो सेक स्क्वायर ए यहाँ पे हो जाता है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए होता है ना, ये होता है 1 बटा कोसेक स्क्वायर 1 बटा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसका उल्टा होता है साइन स्क्वायर ए का। देखो साइन स्क्वायर ए का मान होता है 1 बटा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और ये आपका कॉस स्क्वायर ए होता है 1 बटा में सेक स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है ये सारे। तो इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पे है और ये हर वाला ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं साइन बट्टा कॉस जो होता है वो टेन ए के बराबर होता है, स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए के बराबर। जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही करेक्ट हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। समझ में आ रही है ना बात, ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ये 8 का डी जो है करेक्ट हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने आप लोग को पूरी डिटेल्स में बता दिया है। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। कहा गया कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब ये प्रश्न है दोस्तों, मान लेते हैं ये वृत्त है, ठीक है। इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया हम लोगों से, स्पर्श रेखा पूछा गया। मान लेते हैं ये बिंदु है कोई, ठीक है। तो इससे हम लोग कितना स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बताओ। मतलब एक बिंदु से नहीं, ये एक बिंदु से अगर पूछा जाएगा एक बिंदु से तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूछ दिया एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ये मान लो वृत्त है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से किधरों से हम लोग लिख करेंगे तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो इसी में अगर एक वृत्त की एक बिंदु से ये अगर क्वेश्चन दे दिया जाए ना तो इसका आंसर और सिर्फ 2 हो जाएगा। लेकिन जब इसको हटा देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका अनंत स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। तो 9 का क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। कहा गया कि एक वर्ग की भुजा एवं विकर्ण के बीच का अनुपात जो होता है वो कितना होता है। देखिए ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि वर्ग की भुजा, अब बट्टा में यहाँ पूछा गया है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना अनुपात होता है। तो ये होता है 1/√2, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों अगर विकर्ण रहेगा तो वर्ग का विकर्ण बराबर कितना होता है बताओ। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है यहाँ पे √2a, ठीक है। तो इसी को अगर हम लोग a यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 हो जाता है। वर्ग की भुजा 1 तो विकर्ण क्या हो जाएगा √2। याद रखिएगा अगर भुजा 1 रहेगा अगर उसका विकर्ण पूछा जाएगा तो √2 होगा। समझ में आई ना बात। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस किए हैं आज के इस वीडियो में। अगले वीडियो में लेकर आएंगे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस को सीखा होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, सीधे एग्जाम में पूछ जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय सभी को, तैयारी आप सभी करते रहिए, ठीक है।